मई का महीना अपनी पूरी गर्मजोशी के साथ दस्तक दे चुका था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। हवाएं अब ठंडी छांव नहीं बल्कि शरीर को झुलसाने वाली लेकर चल रही थीं। बरगद के पुराने पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के लिए ये समय किसी परीक्षा से कम नहीं था। रीमा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हाँफ रही थी। उसका बेटा कुक्कू इतना शरारती था कि इस गर्मी में भी उसे चैन नहीं था। कुक्कू, चुपचाप बैठ जा बेटा, बाहर गर्म हवा चल रही है, पंख चल जाएंगे तेरे। माँ, मुझे प्यास लगी है और ऊपर से ये चुटकी मेरा खिलौना लेकर बैठी है। माँ, मैं तो बस इसे ठंडी हवा कर रही थी। देखो, मेरा गला सूख रहा है। तभी हरियाली तोती उड़ती हुई आई। वो इलाके की बहुत बड़ी खबरी थी। उसका पति तोता उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे रीमा बहन, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक ताजा खबर लेकर आई हूँ। रीमा बहन, सुना आपने? नदी का किनारा सूख गया है, पानी की एक बूंद नहीं मिल रही। हाँ हरियाली, मुझे पता है। मैंने आज सुबह मटका लेकर नदी पर गई थी, मगर नदी पूरी सूख चुकी है। हरियाली जान, तुम इतना परेशान मत हो। तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? पापा, मम्मी को पानी चाहिए, प्यार नहीं। मुझे भी प्यास लगी है। पेड़ की दूसरी तरफ पिंकी कव्वी, कालू कौवा और गोरी कव्वी एक साथ बैठे थे। कालू की बूढ़ी माँ, जो स्वभाव से बहुत अच्छी थी, एक कोने में प्यासी बैठी प्रार्थना कर रही थी। कालू, सुना है राधा किसान की पत्नी ने आंगन में कुछ रखा है। हमें सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए और बाकी पक्षियों को भगा देना चाहिए। चोरी मेरा पेशा है, पर इस गर्मी में तो पंख भी नहीं हिल रहे। फिर भी अगर वहाँ खाना पानी है तो वो सिर्फ हमारा होगा। हाँ हाँ, और क्या। मेरी सहेली कह रही थी कि इंसान बहुत मतलबी होते हैं, लेकिन राधा अलग है। पर हमें क्या, हमें तो बस अपना पेट भरना है। जग्गू, तू तैयार है ना? मैं तो तैयार हूँ मम्मी, पर दादी भी प्यासी हैं। बेटा, स्वार्थ छोड़ो, प्यास सबको लगी है। मिल बांट कर पियोगे तो बरकत होगी। बुढ़ापा आ गया है आपका, चुप रहिए। तभी वहाँ कबूतर भाई अपनी पत्नी लूसी के साथ पहुँचे। कबूतर स्वभाव से बहुत शक्तिशाली थे, पर उतने ही भोले भी। लूसी अपने बच्चों के लिए हद से ज्यादा चिंता करती थी। गुपरगू भाइयों, शांति रखो। रीमा बहन, क्या कोई रास्ता है? अरे, मेरे बच्चों का क्या होगा? धूप इतनी है कि उनके पंख जड़ रहे हैं। कोई पानी ढूंढो, वरना अनर्थ हो जाएगा। धैर्य रखो। मैंने देखा है कि नीचे आंगन में राधा कुछ कर रही है। वो दयालु है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। राधा किसान की पत्नी ने देखा कि उसके बगीचे के पेड़ सूख रहे हैं और पक्षी बेहाल होकर गिर रहे हैं। उसने एक बड़े से पतीले में ठंडा पानी डाल दिया और कुछ मूंगफली के दाने और कुछ भीगे हुए चावल वहां पर रख दिया। जैसे ही पक्षियों ने पानी देखा, होड़ मच गई। पिंकी कव्वी और कालू ने सबको डराना शुरू किया। हटो सब, ये सारा पानी हमारा है। जो आगे आएगा उसे मेरी चोंच का स्वाद चखना पड़ेगा। ये तो गुंडागर्दी है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। कालू भाई, पिंकी बहन, देखो, पानी बहुत है। अगर हम लड़ेंगे तो पानी गिर जाएगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और देखो, राधा हमें देख रही है। राधा खिड़की से ये सब देख रही थी। उसने देखा कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया सबको समझा रही है। तू हमें सिखाएगी? पिंकी, रीमा सही कह रही है। मेरी ताकत के आगे तुम नहीं टिक पाओगी। लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। देखो, कालू की माँ प्यास से तड़प रही हैं। क्या तुम्हें अपनी माँ पर दया नहीं आती? कालू ने मुड़कर देखा। उसकी माँ वाकई बेदम होकर चबूतरे के कोने में पड़ी थी। कालू का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं प्यास के लालच में अंधा हो गया था। सभी पक्षी बारी बारी से पानी पीने लगे। मम्मी, देखो, पानी कितना ठंडा है, जैसे आसमान से बर्फ गिर रही हो। राधा दीदी कितनी अच्छी है ना माँ, उन्होंने हमारी जान बचा ली। राधा बाहर आई। पक्षी पहले तो डरे, लेकिन राधा के चेहरे पर वैसी ही ममता थी जैसी एक माँ के चेहरे पर होती है। उसने थोड़ा सा पानी कालू की माँ के तरफ जमीन पर डाल दिया। पियो छोटी माँ, घबराओ मत, ये घर तुम्हारा भी है। कालू की माँ ने पानी पिया और अपनी भाषा में राधा को ढेर सारी दुआएं दी और राधा वहाँ से चली जाती है। आज तो मेरा बोलना ही बंद हो गया।
इंसान अगर ऐसा हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। ब्रेकिंग न्यूज, आज नफरत हार गई और प्यास की जीत हुई। मेरा मतलब है प्यार की जीत हुई। हरियाली, तुम जब भावुक होती हो तो और भी सुंदर लगती हो। सूरज ढलने को था। गर्मी अभी भी थी, लेकिन पक्षियों के मन में ठंडक थी और सारे पक्षी एक हो चुके थे। आज हमने सीखा कि मुसीबत में स्वार्थ नहीं, सहयोग काम आता है, और ये भी कि दुनिया में अभी भी मानवता जिंदा है। राधा ने आज सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाई, बल्कि मेरे बेटे को सही रास्ता भी दिखाया। हे ईश्वर, इस घर को हमेशा खुशियों से भरना। सभी पक्षियों ने मिलकर राधा का धन्यवाद किया। राधा अंदर से देखकर मुस्कुरा रही थी, ये जानते हुए कि कल सुबह फिर ये नन्हे दोस्त उसके आंगन की रौनक बढ़ाएंगे। गर्मी की वो तपती दोपहर एक सीख दे गई कि एक छोटा सा जलपात्र और मुट्ठी भर दाना किसी का जीवन बचा सकता है। दोपहर का समय है। सूरज अपनी हल्की तपिश बिखेर रहा है, जिससे आम के पेड़ों से मंजीरों की खुशबू आ रही है। हल्की गर्मी ने पक्षियों को थोड़ा सुस्त कर दिया है, लेकिन रीमा चिड़िया के परिवार में आज कुछ बड़ा होने वाला है। बगीचे के पुराने बरगद पर रीमा और टुन्नू बैठे थे। उनका पुराना घोंसला पिछली बारिश में टूट गया था, इसलिए वह लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। गर्मी के कारण उन लोगों की हालत बहुत नाजुक थी। टुन्नू, गर्मी बढ़ रही है, चुटकी अब बड़ी हो रही है। हमें एक ऐसा घर चाहिए जो सुरक्षित भी हो और ठंडा भी। तुम फिक्र मत करो रीमा, मैं पत्थर से घर बना दूं, बस तुम इशारा करो। पापा, मुझे तो ऐसा घर चाहिए जिसमें मैं छुप छुप के खेल सकूं। तभी हरियाली तोती उड़ती हुई आई और रीमा से कहने लगी, अरे ओ रीमा, सुना क्या? कालू कौवा बगीचे के सारे अच्छे कोने कब्जा रहा है। जल्दी करो, वरना तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली बहन, हमें बताने के लिए। हम लोग अभी निकलते हैं और नया घर ढूंढते हैं। ऐसा कहकर सारा जंगल वो लोग नया घर ढूंढने लगते हैं। रीमा की नज़र पास के एक ऊंचे पेड़ पर लटके एक विशालकाय पके हुए कटहल पर पड़ी। वो कटहल अंदर से थोड़ा खोखला हो चुका था, क्योंकि एक गिलहरी ने उसे छक कर छोड़ दिया था। टुन्नू, देखो वो कटहल। अगर हम उसके अंदर घोंसला बनाएं तो उसकी मोटी खाल हमें गर्मी से भी बचाएगी और कौवों की नज़र से भी। अरे वाह मम्मा, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है। पापा, हम लोग इसे ही हमारा घर बनाएंगे। अब तो मैं मेरे सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा चुराऊंगी, क्योंकि हमारा घर तो कटहल का घर है ना। ठीक है रीमा, तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। हम लोग इसे ही हमारा घर बनाएंगे। तभी कबूतर अपने पत्नी के साथ वहां पर आता है और रीमा से कहता है, भाई टुन्नू, कटहल में घर? क्या बात है, मतलब अब होम स्वीट होम नहीं, होम स्वीट फ्रूट होगा। अरे ओ जी, मजाक छोड़ो। रीमा बहन संभल के, कहीं कटहल पककर गिर गया तो तुम्हारा तो हलवा बन जाएगा। तुम मेरे घोंसले में आ जाओ, मैंने वहाँ मखमल के रुई बिछाए हैं। तुम चिंता मत करो लूसी बहन, हम लोग कटहल से बहुत मजबूत सा घर बनाएंगे। हम लोगों को कुछ नहीं होगा। ऊपर वाली डाल पर पिंकी कव्वी और गौरी कव्वी ये सब सुन रही थीं। ये रीमा खुद को बहुत जीनियस समझती है। कटहल में घर, सो अनहाइजीनिक। अरे बहन, तुम चुप रहो, मुझे तो कटहल बहुत पसंद है। ओ कालू, तुम अभी जाकर उसे कटहल पर कब्जा लेना, वो आज से हमारा है। मुझे कटहल खाने का मन हो रहा है। कालू, ओ कालू, सुन रहे हो? मैंने सब सुन लिया। चुराना मेरा पेशा है और ये कटहल अब मेरा है। जग्गू बेटा, जा और उस कटहल पर जाकर बैठ जा। पापा, वहाँ तो चींटियां हैं, मुझे डर लगता है। गौरी, जग्गू तो जाने से रहा, मैं अभी जाता हूँ, उस कटहल को उठाकर ले आता हूँ। टुन्नू और रीमा ने कटहल को साफ करना शुरू किया। तभी कालू वहां आकर धौंस दिखाने लगा। हट जाओ यहाँ से, ये पेड़ मेरे दादाजी का है और ये कटहल मेरा। अरे कालू, तुम थोड़े से पागल हो चुके हो क्या? ये कटहल तुम्हारा कैसा हुआ? ये कटहल हमारा है, हमने पहले ढूंढा है। रीमा ने देखा कि कालू चोरी के इरादे से आया है। उसने एक चाल चली। अरे कालू भाई, आप सही कह रहे हैं। ऐसा है तो ये कटहल उठाकर आप अपने घर ले जाएं, वरना इस कटहल से हम लोग घर बना लेंगे। कालू की आंखें चमक उठीं।
कालू ने तेजी से उस कटहल को उठाया। उठाते ही वो कटहल सिद्ध कालू के ऊपर गिर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर गौरी आ जाती है और वो कहती है, अरे ये क्या, मेरा पंख फंस गया। गोरी बचाओ। हाय दया, मैं तो कह ही रही थी इतना लालच मत करो। अब क्या लोग मुझे विधवा कहेंगे? मम्मी देखो, कौवा मामा तो कटहल का मुखौटा पहन लिया। उन लोगों के चीखे सुनकर कबूतर वहां पर आ जाता है। रीमा दयालु थी। उसने देखा कि कालू सच में परेशान है। उसने टुन्नू और कबूतर को इशारा किया। टुन्नू, इनकी मदद करो। ठीक है रीमा, मैं भी कालू की मदद करता हूँ। टुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कबूतर ने जोक मारना शुरू किया ताकि कालू का ध्यान भटक सके। कालू भाई घबराओ मत, अगर बाहर नहीं निकले तो कम से कम दुनिया का पहला फल कौवा तो बन ही जाओगे। ऐसा कहते ही कबूतर और टुन्नू मिलकर उस कटहल को कालू के ऊपर से निकाल देते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा घर छीनना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। हाँ रीमा बहन, अब से हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। कबूतर और टुन्नू मिलकर उसे कटहल को अपने पेड़ के पास लेकर आते हैं और उसे एक मजबूत सा घर बना लेते हैं। उन लोगों का घर देखने के लिए सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रीमा बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। रीमा बहन, थोड़े से कटहल के बीज मुझे भी दे दो। मेरे पत्नी को वह कटहल के बीज बहुत पसंद है। ठीक है कालू भैया, मैं जरूर दूंगी। शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी किरणें उस सुनहरे कटहल घर पर पड़ रही हैं। पापा, ये घर कितना खुशबूदार है। यहाँ मुझे गर्मी भी नहीं लगती। रीमा, तुम्हारी समझदारी ने हमें सिर्फ घर नहीं दिया, बल्कि दुश्मनों को दोस्त भी बना दिया। टुन्नू, घर सिर्फ तिनकों से नहीं बनता, प्यार और सबके साथ मिलकर रहने से बनता है। देखो, आज पूरा बगीचा हमारे घर के बाहर इकट्ठा है। इस तरह वो लोग उस घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। चतुराई और दयालुता से सबसे कठिन परिस्थिति को भी एक खूबसूरत घर में बदला जा सकता है। एक खुशहाल सा जंगल था। इस जंगल में एक खूबसूरत सा घर था। उसी घर में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, अपनी बेटी चुटकी अपने सास के साथ रहा करती थी। रीमा, ओ रीमा, मर्द है क्या? सूरज सिर पर चढ़ाया है और मुझे अभी तक खाना नहीं मिला। क्या चाहती है, मैं भूख से दम तोड़ दूं? नहीं माँ जी, मैं अभी आई आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी। तू तो फिर से ये खिचड़ी लाई है। मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगी तो हमेशा यही क्यों बनाती हो? मुझे मारना चाहती हो क्या? माँ, आप सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हैं। रीमा बेचारी रात भर चुटकी को लोरी सुनाती रही। उसे थोड़ा आराम तो करने दिया करें। अरे वाह, अब बेटा अपनी माँ को सिखाएगा। ये कल की आई लड़की तुझे पट्टी पढ़ा रही है और तू सुन रहा है। जा अपना काम कर, मुझे मत सिखा। रीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बन देना। ठीक है टुन्नू जी, सासू माँ के लिए और चुटकी के लिए मीठे फल जरूर से लेकर आना। ऐसा कहकर टुन्नू वहां से चला जाता है। तभी नन्ही चुटकी चहचहाते हुए आई। दादी माँ, देखो, मैं आपके लिए सुंदर फूल लाई हूँ। फूलों से पेट नहीं भरता चुटकी, अपनी माँ को बोल ढंग का खाना बनाए। दोपहर के समय रीमा अपने दोस्त से मिलने के लिए गई, जहां उसकी सहेली लूसी और लूसी की माँ से। रीमा, तू कितनी पीली पड़ गई है। क्या तेरी सास तुझे खाना भी नहीं देती? कबूतर जी, देखिए ना रीमा की हालत। हाँ रीमा, अगर वो तुझे तंग करे तो मुझे बताना, मैं उनसे आकर बात करूंगा। हाय मेरी बच्ची, मुझे तो रातों को नींद नहीं आती तेरी फिक्र में। मैं सोच रही हूँ कि तेरे घर के बाहर ही डेरा डाल लूँ, ताकि देख सकूं कि वो बुढ़िया तुझे कितना परेशान करती है। आप लोग मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। हाँ, वो थोड़ी खरूस है मगर दिल की बहुत अच्छी है। तभी वहां पिंकी आती है। अरे छोड़ो ये रोना धोना, तुम लोग पुराने जमाने के हो। मुझे देखो, मैं कितनी होशियार हूँ। रीमा, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने सास को छोड़ दो, अपने पति और बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाओ, वहां पर खुशी से रह सकती हो। नहीं पिंकी, मैं अपनी सास को अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरी हो चुकी है। वो अकेले नहीं रह पाएगी।
मैं उनकी अच्छे से ध्यान रखना चाहती हूँ और टुन्नू जी भी यही चाहते हैं। अचानक हरियाली तोती तेजी से उड़ती हुई आई। बड़ी खबर, कालू और गोरी इधर ही आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो टुन्नू के घर पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार टुन्नू ने ही तो उन लोगों को जंगल के मुखिया से पकड़ आया है ना, इसलिए वो बदला जरूर लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ रीमा। तुम मत जाओ रीमा बेटा, उस कालू और गोरी का सामना करो। इस बार अच्छे से उन लोगों को सबक सिखाना। अरे बाप रे, घर में तो मेरी सास और छुटकी अकेले हैं। मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर रीमा अपने घर के लिए निकल जाती है, पर वहाँ पर कालू और गोरी आ चुके थे। कालू जी, इस बार हम लोग उस टुन्नू को नहीं छोड़ेंगे। और उसके घर में जो भी कुछ बचा कुचा सोना है ना, वो चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों घर में घुस जाते हैं और छुटकी को रीमा की सास को डराने लगते हैं। ओ बुढ़िया, सारा सोना हमारे हवाले कर दे, वरना ये घर तोड़ दूंगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पिछली बार ही तो जंगल के मुखिया ने चोरी की इल्जाम में तुम लोगों को इस जंगल से निकाल दिया है, फिर भी तुम इस जंगल में घुस आए हो। तुम नीच कव्वो, मेरे घर से निकल जाओ, ये मेरे बच्चों का आशियाना है। बहुत जुबान चलती है तेरी, रुक तुझे मजा चखाती हूँ। गोरी ने सास को अपनी चोंच से मारना शुरू किया। तभी कालू की माँ, जो बहुत भली थी, वहाँ आई और अपने बेटे को रोकने लगी। बेटा कालू, रुक जा, ये पाप मत कर, किसी बुजुर्ग की आह मत ले। हमें मेहनत करके खाना चाहिए, लूट कर नहीं। माँ, आप चुप रहो, हमें भूखा नहीं मरना। तभी रीमा घर वापस आ जाती है। अपने सास को इस हालत में देखकर रीमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। भागो कव्वो भागो, जंगल के मुखिया चील आ रहे हैं। अगर जंगल के मुखिया ने तुम लोगों को देख लिया, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? तूने मेरे सास पर हाथ उठाया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर रीमा उन लोगों पर हमला कर देती है। रीमा चिड़िया का गुस्सा देखकर कौवे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। माफ कर देना रीमा बेटी, मैं उन लोगों को रोक न सकी। ऐसा मत बोलिए माँ जी, अगर आप ना आते तो पता नहीं ये कौवे मेरे सास के साथ क्या करते। आज आपके कारण ही मेरी सास की जान बच पाई है। कालू की माँ वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। रात होते ही टुन्नू घर वापस आ जाता है। उसे सब पता चला। उसने देखा कि उसकी खड़ूस माँ रीमा की तारीफ कर रही है। टुन्नू, आज अगर रीमा ना होती तो मैं और चुटकी जिंदा ना बचते। मैंने पूरी जिंदगी इसे दुख दिया, पर मुसीबत में सिर्फ इसी ने मेरा साथ दिया। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ तो माँ होती है, चाहे वो डांटे या प्यार करे, उसका हक हमेशा रहता है। अरे बेटा, आज तो तुमने उन कव्वों को अच्छे से मज़ा चकाया। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, रीमा वाकई बहुत बहादुर है। रीमा, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं ये खबर जंगल के सारे पक्षियों को जरूर से बताऊंगी। अरे वाह, मेरी माँ तो इस जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है। सारे लोग बच के रहना मेरी माँ से। उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस प्यार और हंसने की आवाज आ रही थी। खड़ूस सास अब एक प्यार करने वाली माँ बन चुकी थी और रीमा की समझदारी ने घर को स्वर्ग बना दिया था। कहा जाता है कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। रीमा की सास का हृदय परिवर्तन उनकी बहू की सेवा और निस्वार्थ प्रेम के कारण हुआ। यदि रीमा भी खड़ूस व्यवहार करती तो परिवार टूट जाता। निस्वार्थ प्रेम पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता है। आसमान में काले बादलों का डेरा था। बिजली ऐसी कड़क रही थी मानो पहाड़ टूट रहे हों। रीमा चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटी के साथ बैठी हुई थी। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी दाना लेकर आती है। बस तुम दरवाजे से दूर रहना। नहीं माँ, बाहर मत जाओ। मैंने सुना है कि खूंखार चील अब अकेले पक्षियों पर हमला नहीं करती, वो घात लगाकर बैठी रहती है। मुझे दाना नहीं, आपकी सलामती चाहिए। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ ममता थी जो डर रही थी और दूसरी तरफ भूख थी जो तड़पा रही थी। रीमा ने अपना दिल पत्थर किया और दाने की तलाश में निकल पड़ी।
रीमा चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और लूसी के घर चली जाती है। कबूतर स्वभाव से बहुत ही सीधा और भोला था, लेकिन लूसी हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। रीमा बहन, तुम इस तूफान में कहाँ जा रही हो? देखो, मैंने कुछ दाने बचा कर रखे थे, थोड़े तुम ले जाओ। अरे ओ जी, आप खुद इतने भोले हो, अपनी फिक्र तो है नहीं। रीमा, इसे समझाओ, ये अभी बाहर जाने की जिद कर रहा था। इसे नहीं पता कि जंगल के उस पार चील का नया अड्डा बन गया है। लूसी, डर के जीने में क्या मजा? भगवान ने पंख उड़ने के लिए दिए हैं, छुपने के लिए नहीं। हाँ हाँ, और उन्हीं पंखों को चील नोच लेगी तब पता चलेगा। रीमा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। ये बहुत भोला है, कोई भी इसे बहला लेगा। लूसी बहन, तुम सही कह रही हो। हम सब लोग साथ चलते हैं, हिम्मत बनी रहेगी। हम लोग कितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घर लौट आएंगे। माँ, तुम कीकी का अच्छे से ध्यान रखना, हम लोग जल्द से जल्द घर लौट आएंगे। तुम चिंता मत करो लूसी बेटा, मैं कीकी का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। माँ, मेरे लिए कुछ मजेदार लेकर आना खाने के लिए। ठीक है, जरूर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मजेदार लेकर आऊंगी, पर मेरे आने तक नानू को मत परेशान करना। वहीं दूसरी तरफ माही चील गोरी को पकड़ चुकी थी खाने के लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मेरे पति और मेरी बेटी मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं, मुझे मत खाओ। आज तो बहुत अच्छा दिन है। इतनी तेज बारिश में काला मांस खाने में बहुत मजा आएगा। चील चील, उधर देखो, दूसरी चील आ रही है। ऐसा कहते ही माही चील दूसरी तरफ घूम जाती है। घूमते ही गोरी तुरंत उसके चंगुल से छूटकर वहां से भाग जाती है। दूसरे जंगल में रहने वाला चील इस जंगल में घुस आया था खाने की तलाश में। ये देखकर माही चील बहुत गुस्सा हो जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे जंगल में कैसे घुस आया? रुको, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। आज तो किसी तरह मुझे अपनी जान बचाकर अपने घर जल्द से जल्द जाना होगा, वरना ये दो चील मुझे मारकर खा जाएंगे। तीनों पक्षी मिलकर दाना ढूंढ ही रहे थे कि तभी गोरी कव्वी बदहवास होकर उनके पास आकर गिरी। उसके शरीर पर जख्म थे। भागो, यहाँ से भागो, वो जालिम चील, उसने बुलबुल के मासूम बच्चों को खा लिया है। पर कव्वी बहन, हमने तो उसका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपना पेट भरने आए हैं। अरे ओ भोले कबूतर, शिकारी को वजह नहीं, शिकार चाहिए होता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक काली परछाई मंडराई। भूखी चील ने गोरी कव्वी को फिर से निशाना बनाना चाहा, पर गोरी कव्वी किसी तरह झाड़ियों में छुप गई। अब चीले की नजर इन तीनों पर थी। चील बिजली की रफ्तार से नीचे आई और कबूतर को अपने पंजों में दबाने ही वाली थी कि लूसी चिल्लाई, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मुझे खा लो, पर इन्हें जाने दो। नहीं लूसी, तुम पीछे हटो। चील दीदी, आप तो जंगल की रानी हो, हम जैसों को मारकर क्या मिलेगा? वाह, आज तो दावत बड़ी है। एक मोटी लूसी, एक भोला कबूतर और एक नन्ही रीमा। आज मेरा पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। रीमा चिड़िया समझ गई कि अब ताकत काम नहीं आएगी, उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। ठहरो चील रानी, क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ वाली चील ने आपके बारे में क्या कहा है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप अब कमज़ोर हो गई हो और आपसे एक छोटा पक्षी भी नहीं पकड़ा जाता। वो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है और उसने आज एक बहुत बड़ा खरगोश मार गिराया है। तभी दूसरी चील, जो वाकई वहाँ घूम रही थी, पास आ गई। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो छोटी चिड़िया? भैया, ये कह रही हैं कि आप इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हो और आप बहुत कमज़ोर हो। दोनों चीलें घमंडी और क्रूर थे। अपमान की बात सुनकर उनका खून खौल उठा। वे भूल गए कि उनके सामने शिकार खड़ा है। वे आपस में ही भीड़ गए। हवा में उनके पंख झड़ने लगे और वे लड़ते लड़ते पहाड़ी की गहरी खाई में जा गिरे। जब खतरा टल गया तो चारों ने राहत की सांस ली। अपने अपने घर वापस लौट चले। तुम चिंता मत करो गोरी, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। रीमा जल्दी से ढेर सारा दाना लेकर अपने घोंसले की ओर उड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चुटकी दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी। माँ, आप आ गई। मुझे लगा आप चुटकी, माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती।
देखो, आज लूसी चाची और कबूतर अंकल ने भी हमारी मदद की। उस रात बारिश तो हो रही थी, पर घोंसले के अंदर डर का अंधेरा नहीं, बल्कि ममता और जीत की रोशनी थी। जंगल ने आज सीख लिया था कि एकता और बुद्धि से सबसे बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है।